मित्रों, आज हम फिर से एक नए विषय राजनीति विज्ञान का जो सेकंड बुक्स है उसका ये तीसरा पार्ट है, जिसमें नियोजित विकास की राजनीति इसका नाम है। नियोजित मीन्स होता है योजना बना करके विकास करना। इसके लिए क्या राजनीति की गई, हम देखें तो देश जिस वक्त आज़ाद हुआ, लगभग 200 सालों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद देश को जब आज़ादी मिली तो हमारे नेताओं के सामने जो चुनौतियां थीं कि देश का विकास किस तरह किया जाए, कौन सी रणनीति पर चलें जिससे देश का विकास हो। एक साथ सबका विकास तो हो नहीं सकता था, इसलिए उसको क्रमबद्ध रूप से योजना बनाई गई, प्लान करके किया गया कि हम कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में विकास शुरू करेंगे। इसी का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। हम देखें तो जो हमारा हेडिंग है राजनीतिक फैसले और विकास, उस समय देश में इस्पात की विश्वव्यापी मांग थी। इस्पात माने लोहे की। तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लोहे के अच्छे भंडार हैं और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहे से की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। मतलब उसने कोशिश की कि जो दुनिया में डिमांड है हम इसे पूरा करें और उसके बदले में हमें धन मिलेगा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश होगा, माने बाहर की कंपनियां आकर के देश में राज्य में पूंजी लगाएंगी और उत्पादन बढ़ेगा लोहे का और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे लोहे अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में हैं। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। मतलब हम जो विदेशों से कंपनियां बुला रहे हैं, अगर उन्हें हमने पूंजी लगाने का मौका नहीं दिया तो हमारी दुनिया में साख खराब हो जाएगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। हम देखें इसमें अहम बिंदु हैं। अहम बिंदु ये है कि इसमें राज्य के सभी पक्ष क्या राजी हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके, जैसे वहाँ आदिवासियों को संतुष्ट करना और पूंजीपतियों को वहाँ उद्योग लगाने के लिए संतुष्ट करना। आप जैसे इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है। दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए। यहाँ पर एक राजनीतिक टकराव शुरू होता है। इन सवालों के जवाब में कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना से तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है कि मतलब भविष्य में हमें क्या लाभ होगा, वर्तमान में क्या लाभ है और किस समूह का कितना लाभ है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, माने सरकार द्वारा लिया गया निर्णय। जनप्रतिनिधि जनता की भावना को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुँह फेर कर नहीं लिया गया।
या न लिया जा सकता है। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूँ कहें कि एक विज़न से बंधे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अलग अलग फैसलों, मतलब सारे फैसले आपस में किसी न किसी तरह जुड़े थे। लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की जरूरत की आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना और जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। आज इतना ही। आज आपको बुक्स का पार्ट भेज रहे हैं, इसको आप अध्ययन करें। धन्यवाद।